नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। देखिए, हरियाणा के अंदर रातों रात सरकार बदल गई। नई सरकार बदल जाती है चुनावों से पहले, लेकिन इस बदलती सरकार के मायने क्या है? बीजेपी ने आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? 400 प्लस का नारा जहां बीजेपी दे रही है, तो वहां एक ही दिन के अंदर सरकार नई बदल जाती है, नया मुख्यमंत्री मिल जाता है हरियाणा को। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं सागर शाह जी। अब गुजरात की नमस्कार। सियासत देखिए पूरे देश पर भारी पड़ रही है, लेकिन देश के अंदर जो सियासी सर खलबली मच चुकी है, हरियाणा पर सीधे तौर पर मैं चर्चा करूंगी। आखिर क्या लगता है कि सरकार बदलने के मायने क्या हो सकते हैं? खट्टर जी को क्यों हटाया गया और ठीक चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही? सागर जी। देखिए, ये दिखाता है कि डर कितना है। जो जी। लोग ये कहते थे कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, आज उन्हें खुद खुद पर विश्वास नहीं है। मोदी की गारंटी पर मोदी जी को आज विश्वास नहीं है। देश की इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों के बीच जो महत्वपूर्ण स्टेट्स के अंदर जो सीट्स शेयरिंग हो चुकी है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जी। कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच जो सीट शेयरिंग हो चुकी है। बिहार में बात करें तो वहां पर भी नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के बाद भी वहां पर तेजस्वी का पाला बहुत ही भारी पड़ रहा है और उसके साथ भी कांग्रेस का गठबंधन है। तो ये जी। जो डर है, मोदी जी को खुद पर अब भरोसा नहीं है, खुद पर अब विश्वास नहीं है, खुद की गारंटी पर विश्वास नहीं है। और ये डर, जहां 400 सीट्स लाने की बात कर रहे हैं कि 370 और फिर 400 के पार, ये जो 400 के पार का जो नारा है वो सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है, एक चित्र है, एक ऐसी छवि है जो लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव बनाने के लिए गढ़ी जा रही है। लेकिन खुद मोदी जी जानते हैं कि 400 तो छोड़ दीजिए, 370 तो छोड़ दीजिए, जो मिनिमम आंकड़ा है 272 का, वो लाने के भी उनके लाले पड़ चुके हैं। और इसीलिए इस डर की वजह से, जैसे गुजरात में उन्होंने किया था, रातों रात 5 साल के कार्यकाल के बाद विजय रूपाणी की तारीफ करके, गुजरात के मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधने के बाद उन्होंने जो काम किया था उसका सेलिब्रेशन होने वाला था। एक सेलिब्रेशन तय हो चुका था, सेलिब्रेशन की घड़ियां गिनी जा रही थी कि कल विजय रूपाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने 5 साल जो अच्छा काम किया है उसका सेलिब्रेशन होगा। लेकिन रातों रात गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट गुजरात का बदल दिया गया। ये बात अलग है कि ये मोदी जी का गढ़ है, यहां से मोदी जी आए हैं, यहां पे पूरा का पूरा गुजरात जो मोदी जी ने कैप्चर कर लिया है 27 सालों में, इसकी वजह से यहां उनको सफलता मिली। लेकिन मोदी जी ये जो गुजरात मॉडल हर जगह पर लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, लेकिन वहां पर गुजरात नहीं है। गुजरात एक स्टेट है, लेकिन पूरा भारत गुजरात नहीं है। और पूरे भारत में गुजराती लोग नहीं रहते हैं, वहां पर हरियाणा में जाट और नॉन जाट लोगों का जो वर्चस्व है वो गुजरात के लोगों से बिल्कुल ही विपरीत है। तो मोदी जी ये समझ नहीं रहे, लेकिन मोदी जी को यकीन है कि मैं जो करता हूं वो होगा। लेकिन मोदी जी जो भी कार्य करते हैं उसके ऊपर एक करारा तमाचा तो उन्हें हर बार पड़ता ही है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की अब बात ले लीजिए कि जिसे 2018 में लाया गया था। तभी बोला गया था कि ये असंवैधानिक काम है, ये असंवैधानिक नियम है जो आप ला रहे हो, लागू कर रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मनमानी की और उसका परिणाम आज आप देख रहे हो कि देश की सर्वोच्च अदालत के जो चीफ जस्टिस है सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने ऐसा करारा तमाचा मारा है इलेक्टोरल बॉन्ड पर और उसे आज असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऐसी ही हालत गुजरात मॉडल को लेकर जो खट्टर जी को रातों रात हटा दिया गया है, वहां हरियाणा में भी इस बार ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इस बार कांग्रेस का जोर ज्यादा है। दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में, सभाओं में पूरा हरियाणा उमड़ घुमड़ कर आज आ रहा है। ये देखकर जो दरी खट्टर लाल के नीचे लगाकर मोदी जी उनके साथ सो रहे थे, वो दरी पूरी खींची हुई उन्हें नजर आ गई और इसीलिए वो खुद न गिर जाए, इसीलिए उन्होंने रातों रात हरियाणा के मुख्यमंत्री, अपने पुराने दोस्त की दरी खींचकर उन्हें गिरा दिया। ये है जी सर। दरी का जिक्र आपने किया सर, दरी से लेकर बाइक पर पीछे बैठने तक की कहानी यहाँ पर हम सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक
कि वो साथ छूट गया, अचानक सीएम पद से देखिए आपको हटा दिया गया खट्टर साहब को? पीछे की देखिए सब रणनीति क्या लगती है? क्या डर है हार का? हाँ, हार का डर। आप देखिए कि जब ये जो राज्य में सरकार बनी थी, तब जी, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया है, जेजेपी जिसकी 11 या 10 सीट है, जिसके जी, साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है, वो दुष्यंत चौटाला, वो लोग सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। उनका एक नारा था, अब की बार यमुना पार, यानी कि मोदी सरकार जो है, वो जो यहां है, उन्हें हम यमुना के पार लगा देंगे। लेकिन जी, ऐसे ही लोगों के साथ मोदी जी गठबंधन करते हैं। 90 में से जब 41 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिली, और उसका जो मिनिमम आंकड़ा है सरकार बनाने का, वो कुछ जी, 45 या 46 है। तो उस आंकड़े को इकट्ठा करने के लिए, उसको जमा करने के लिए मोदी जी ने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया जो खुद उनके विरोधी थे। और मोदी जी जी, की ये आदत है कि जिनके साथ वो सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, पहले उन्हें वो अपने पाले में लेते हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं, फिर अंदर घुसकर ऐसे पैर फैलाते हैं कि सामने वाले को कहीं का नहीं रखते हैं। आज 10 साल की सरकार के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, आप मुझे बताइए कि ये जो हरियाणा स्टेट है, उसका कर्जा जब 10 साल पहले ये मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने, तब सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए था। कितना? 70,000 करोड़। आज उस स्टेट का, एक छोटा सा स्टेट है लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन उसका कर्जा, यानी कि जो डेप्ट होता है, जो हम बोलते हैं कि दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकाल दिया, तो ये इस स्टेट को इस मुख्यमंत्री ने 9.5 साल में दिवालिया कर दिया है। आज 3 लाख करोड़ कर्जा 9.5 साल में, और एक स्टेट के अंदर आप सोचिए। तो मतलब ये मुख्यमंत्री जो है वो कार्यक्षम नहीं है, मतलब कि ये जो मुख्यमंत्री है वो कार्यक्षम नहीं है, वो नॉन परफॉर्म्ड मुख्यमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी की लायबिलिटी है। मतलब कि ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बन गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से दरी को बिछाए रखा और मुख्यमंत्री को बिठाए रखा। अब देख लीजिए कि 10 साल के अंदर क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। सबसे पहले अगर हम परीक्षाओं की बात करें, पर्चों की बात करें, पेपर्स की बात करें, तो 34 अलग अलग प्रकार की नौकरियों की परीक्षाएं वहां पे हुई, और एक भी ऐसा पर्चा नहीं है, एक भी 34 एग्जाम्स में से एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है कि जो लीक ना हुई। आप बता दीजिए वहां के जो युवा है उनका भविष्य क्या है। दूसरी बात, वहां पर पुलिस इतनी गैर जिम्मेदाराना काम करती है कि पुलिस की वजह से जो मौतें हुई है, पुलिस की गोलियां लगने की वजह से जो मौतें हुई है, पूरे भारत में हर स्टेट के अंदर जितनी मौतें नहीं हुई, उससे कई ज्यादा मौतें हरियाणा की पुलिस की गोलियों की वजह से, हरियाणा की जो जनता है उसकी हुई। वहां पर किसान आंदोलन, अब देख लीजिए किसान आंदोलन में तो क्या हाल कर दिया किसानों का। जब 2020 के आसपास जब कोरोना चल रहा था, तब किसानों को कितना परेशान किया। 1.5 साल तक करीबन 400 दिन के आसपास किसानों ने वहां पे अपना डेरा जमाए रखा, और किसानों को इतना परेशान किया, उन्हें कीलें लगा दी, वो अंदर आ ना पाए, उसके लिए उनके ऊपर फव्वारे लगाए गए, न जाने क्या क्या परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी, और 700 किसान उस किसान आंदोलन में मारे गए, जिन्हें इन लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया इनके द्वारा। ठीक है, तो किसान इनसे नाराज है, युवा इनसे नाराज है, पेपर लीक होते हैं तो बिल्कुल नौकरियां नहीं मिलेगी, तो बेरोजगारी इतनी है, स्टेट का कर्जा इतना बढ़ गया है। आप ऊपर से देखिए महिला एथलीट्स का भी आंदोलन हुआ था, फिर भी उन्हें संसद में बिठाया, लेकिन एक भी महिला एथलीट्स को इस सरकार ने मदद नहीं की। जब उन्होंने अपने अवार्ड्स वापस किए तो उनको बोला गया कि तो 15 रुपए में मिलते हैं अवार्ड। ऐसा करके महिलाओं का अपमान किया, युवाओं का अपमान किया, बेरोजगारी उत्पन्न की, स्टेट को कर्ज में डुबो दिया, पर्चे लीक हो गए, पुलिस की वजह से लोगों की मौतें हुई, 700 किसान मर गए, और ऊपर से अभी भी फिर से जब किसान आंदोलन चल रहा है, तब भी एक युवा किसान को जब गोली लगी, तब भी सरकार की मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और आज भी सरकार किसानों के वो 3 काले कानून में जो एमएसपी देने की बात थी, वो एमएसपी भी नहीं दे रही है। तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार में पिछले 9.5 साल में
हो चुकी है एक एक सेक्टर में। आप ऊपर से देखिए कि वहां पर जिन जिन लोगों को नौकरियों पे रखा जा रहा है वो किसी भी प्रकार से कैपेबल नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोगों को ही वहां पर आरएसएस की चिट्ठी पर, पर्ची पर, सिफारिश पर, उनकी जो कहते हैं कि उनका जो जैक है उसके ऊपर हर संस्था के अंदर बड़े बड़े पदों पर वहां पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भगवाधारी लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, जिनके पास ना कोई कैपेबिलिटी है, ना कोई परफॉर्मेंस है, ना उनकी कोई मतलब डिग्री के बारे में भी बात करें तो डिग्रियों का भी कोई अता पता नहीं रहता है। ऐसे लोगों को आज खट्टर की सरकार में भर्ती किया जा रहा है। तो पूरे देश के अंदर ये जो पूरा स्टेट है हरियाणा, उसे 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने बेहाल कर दिया है। और जो मजबूत वहां के जो जाट लोग हैं उनके सामने दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच भी जो जाट और नॉन जाटों के बीच भी जो डिफरेंसेस इस सरकार ने क्रिएट किए हैं, इसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि हरियाणा में अब फिर से सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए राजस्थान की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर आज नरेंद्र मोदी ने खुद की ही डबल इंजन की सरकार को गिराकर वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री नियुक्त करने जा रहे हैं जिसका भी कोई अता पता नहीं है, ना उसका कोई कामकाज पता है किसी को, ना नाम पता है किसी को, ना उसकी कोई ऐसी कैपेबिलिटी है। मतलब नरेंद्र मोदी को ऐसे पपेट्स चाहिए, ऐसे नौकर चाहिए, ऐसे गुलाम चाहिए जिसको अगर नरेंद्र मोदी ये कहे कि उठ जाओ तो वो उठ जाए, वो कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, वो कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात। तो ऐसे गुलाम और पपेट्स, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हर स्टेट में चाहिए। ये इसका जीता जागता सबूत है। आज जब पता चला कि जेजेपी के साथ गठबंधन करके 9 साल में इतना मतलब फसाड हो गया, आज डर लग रहा है कि जीतने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया, जेजेपी के साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया और अब कहते हैं कि हम फिर से लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो जीत पाएंगे। जी सागर जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, दो पहलू हैं। देखिए, एक, जेजेपी को अगर बाहर करना था, क्या बीजेपी ने इसीलिए खेला किया? और अगर ये खेला मकसद ये था कि जेजेपी को बाहर करना, तो फिर खट्टर साहब को क्यों हटा दिया गया? अगर खट्टर साहब के प्रति जो जनता की नाराजगी है, क्या उसके चलते सरकार जाने का डर था, चुनावों में हार का सामना न करना पड़ जाए, ये डर था, इसीलिए एक तीर से दो निशाने यहाँ पर खेले गए हैं? बिल्कुल, देखिए एक एक सीट पर, लोकसभा की एक एक सीट पर दांव खेला जा रहा है, लोटस ऑपरेशन किया जा रहा है। इस गठबंधन में वहां पर लोकसभा की जो सीट्स है 10 सीट्स है शायद, तो 10 सीट्स के अंदर 2 या 3 सीट्स जेजेपी की सरकार, मतलब जेजेपी जो उनका गठबंधन है वो लोग मांग रहे थे। हाँ, तो ये तो मोदी जी देंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी की ये आदत नहीं है। मोदी जी हमेशा दुर्योधन की तरह बोलते हैं कि आना है तो आ जाओ, लेकिन मांगना कुछ नहीं है। अगर मांगोगे तो सुई का जो नाका है, सुई का जो नाका होता है, जो उसकी नोक होती है, उतनी भी जमीन नहीं मिलेगी। तो आप देखिए कि या 2 या 3 सीट्स जब ये जेजेपी का गठबंधन मांग रहा है, और वो भी वो सीट्स मांग रहा है जो सीट्स आज मोदी जी के पास है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, ये इस गठबंधन के अंदर मैच नहीं हो रहा है, और इन्हें लग रहा है कि इनके साथ गठबंधन करने से अब कोई फायदा नहीं है। मतलब जब फायदा था, सरकार बनानी थी, तब इन्होंने जेजेपी को निमंत्रण दिया, अपने पाले में ले लिया, अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि अब जेजेपी कोई मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रुझान है आज वो कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की भी 31 सीट्स आई थी पिछली बार, कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में थी, कांग्रेस भी चाहती तो गठबंधन करके सरकार बना सकती थी। कांग्रेस की भी तब जब इनकी 41 सीट आई थी, तब कांग्रेस की भी 31 सीट्स थी। तो 10 साल के इस बेहाल गवर्नेंस की वजह से आज पूरा का पूरा जो हरियाणा स्टेट है वो चाहता है कि इस बार ये सरकार जाए, इसको भगाए, इसको लात मारे और कांग्रेस की सरकार को लाए। और इतने सारे जो मतलब विवाद हुए, कंट्रोवर्सीज हुई, परेशानी हुई, किसानों को हुई, युवाओं को हुई, महिलाओं को हुई, कौन बाकी है? कोई बाकी नहीं है। परेशान कर दिया पूरे स्टेट को, पूरे स्टेट के नागरिक को। तो आज पूरी की पूरी जो रुझान है जीतने का, वो पूरा पूरा कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये लोग अब जो वोट्स है उसे बांटना चाहते हैं,
जो जाट वोट से वहां पे जो मजबूत वोटर्स है उसे वो अलग अलग तबकों में बांट देना और चाहते हैं। देखिए जो नया जो सीएम चेहरा दिया गया है सर, वो नॉन जाट है, ओबीसी का बड़ा चेहरा वहां पर माना जा रहा है। और आपने जैसा जिक्र किया, आरएसएस में भी वो लंबे टाइम तक काम करते रहे। नया चेहरे पर दाव बीजेपी खेल रही है, जबकि 10 में से 10 का दावा वहां पर किया जा रहा है। देखिए डबल ओबीसी इंजन का दाव सरकार तो की बात की जा रही है। जी सर। देखिए ओबीसी का दाव तो अब इनका चल ही नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खुद को बोल दिया कि मैं इस देश में सबसे बड़ा ओबीसी हूं। जी। ये तो मोदी जी ने खुद बोला है कि मैं इस देश में सबसे बड़ा ओबीसी हूं, आपको नजर नहीं आता हूं कि मतलब मुझे वोट दीजिए। तो पूरे भारत के लोग भी आज सबसे बड़े ओबीसी की बात को नहीं मान रहे हैं, उसके सामने नहीं देख रहे हैं। तो जब देश का इतना बड़ा ओबीसी चेहरा आज नहीं चल रहा है, उनकी गारंटी नहीं चल रही है, उस गारंटी पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये एक स्टेट का ओबीसी चेहरा उन्हें क्या फायदा दिलाएगा? मोदी जी एक के 400 प्लस बाद का नारा। 400 प्लस का नारा, तो आप सोचिए कि ये इनकी पहले से ही एक मानसिकता रही है। ये जो कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का जो 1947 में जो जीत का इतिहास है, उसे वो बिल्कुल मतलब मिटा देना चाहते हैं। अब ये जो संविधान है हमारे देश का, ये कब बना है? हमारी जब कांग्रेस की 1947 में जब कांग्रेस ने आजादी दिलाई इस देश में, उसके बाद बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में ये जो संविधान बना है, उस संविधान को खत्म करने की जो मंशा है, जब वो सत्ता में आए तब भी बोल रहे थे कि हम मन्नू का संविधान लाएंगे, अपने सनातन का संविधान लाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस मंशा के साथ आने के बाद जब यह कहा गया कि अब अगले 50 साल तक हमारा राज रहेगा, क्योंकि 50 साल कांग्रेस ने राज किया, तो चैलेंज मारी गई थी कि अगले 50 साल हम राज करेंगे और सब कुछ नया कर देंगे, संविधान को भी बदल देंगे। तो ये जो 400 का नारा है, उसके पीछे एक लॉजिक वो लगा रहे हैं कि अगर किसी भी पक्ष को दोनों सभाओं में, दोनों राज्यसभा में और लोकसभा में अगर सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है करीबन 400 के आसपास, तो हो सकता है कि इनके पास ऐसे पावर आ जाए कि वो संविधान को बदल सके। तो ये जो कर्नाटक के उनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उनका जो बयान वायरल हुआ है, ये उनकी मंशा साबित करती है। और ये कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है, जब ऊपर से टॉप से जब परमिशन होगी, उन्होंने अलाउड किया होगा, तभी ये नेता इतनी बदजबानी से ऐसी बातें बोलते हैं और ये कहते हैं कि हम पूरे देश के संविधान को बदल देंगे। देखिए, तो इनकी मंशा अब देश को पता चल चुकी है। शाह जी, एक और सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से खट्टर साहब को साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, क्या लगता है कि अभी कई नाम ऐसे हैं जिसको बीजेपी किनारे कर देगी, ठिकाने लगा दिए जाएंगे चुनावों से पहले? सूत्रों के माध्यम से तो ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का ये स्वभाव है कि नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं चाहते कि मुझसे ऊपर कोई उठ जाए, मुझसे आगे कोई चला जाए, मुझसे आगे कोई बढ़ जाए। उसी तर्ज पर उन्होंने अपनी पार्टी में तोड़फोड़ कर दी है 10 साल के अंदर। और शुरुआत तो आपने देखी कि पिछले विधानसभा में जो 3 स्टेट्स के बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम था शिवराज सिंह चौहान का, उनको किनारे पर लगा दिया। छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे वहां के, उनको हाशिए पे ले गए। वसुंधरा राजे का तो पूरा मतलब एकदम वहां पे खौफ है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेगी तो वसुंधरा राजे ही होगी। तो मोदी जी नहीं चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति का प्रभाव भी किसी एक स्टेट में रहे, तो उनको भी किनारे पे लगा दिया। गुजरात के तो 3 मुख्य, हाँ आप सुनिए, गुजरात के तो 3 मुख्यमंत्री पहले से पपेट है, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, चाहे वो विजय रूपाणी हो, और अभी के आप गिन लीजिए भूपेंद्र पटेल, वो तो उन्हें पपेट मिल चुके हैं। तो आप देखिए कि ये जो अगले मुख्यमंत्री है, ये शायद मेरी नजर से, मेरी सोच के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि शायद वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, जिनकी हालत भी शायद ये मुख्यमंत्री खट्टर जैसी हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो प्रयोग किया गया है हरियाणा के अंदर बीजेपी की ओर से, ये प्रयोग कितना लाभदायक रहने वाला है, या नुकसान देगा या फायदा देगा, तो वक्त बताएगा। क्योंकि ऐसे प्रयोग देखिए कई राज्यों में देखने को मिले बीजेपी की ओर से, कहीं हार का सामना करना पड़ा, कहीं जीत का। लेकिन देखना होगा कि चुनावों से पहले जो ये बड़ा कदम बीजेपी की ओर से उठाया गया है, इसके मायने कितने बदलते हैं और क्या आने वाले वक्त में चुनावों का रूपरेखा होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो चर्चाएं बनी हुई है, उसका खुलासा अगर सामने हो जाता है तो उसके बाद बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी और चुनावी चंदा किसको कितना मिला,
इसके आंकड़े सामने आने के बाद जनता का रुख क्या होगा? फिलहाल के लिए दीजिए।